14 से 15 गोली खाने के बाद भी दोस्तों उनके मन में ये जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा सिर्फ एक भारतीय सेना के सिपाही के मन में ही हो सकता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इनक्रेडिबल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी उस शख्स की है जो 15 गोली लगने के बाद भी चलने का जज्बा रखता है। अगर कोई कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भारतीय सेना का सिपाही है। यह कहानी है योगेंद्र सिंह यादव की। यह बात उस समय की है जब 1999 में लोरिंग पहाड़ी को फतह करने का भारतीय सेना को टास्क दिया गया था। अब हमारी 3 से 4 पलटन लोरिंग पहाड़ी के टास्क में पूरी शहीद हो जाती है और स्थिति ऐसी थी कि हमारे शहीदों की बॉडी तक को नहीं लाने दिया जा रहा था। और ऊपर से हाई कमांड था जो बोल रहा था ठाकुर अपनी पलटन को नीचे उतारो, इतनी ग्रेजुअलिटी मंजूर नहीं। उस समय कमांडर थे कुशाल सिंह ठाकुर। तब हमारी सेना ने लोरिंग पहाड़ी की 1 से 7 तक चोटी को फतह कर लिया था दोस्तों, लेकिन हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। फिर भारतीय सेना को पता चला कि टाइगर हिल पहाड़ी है, उस पर पाकिस्तानी सेना ने अवैध कब्जा कर रखा है। तब दोस्तों सीओ साहब होते हैं बलराम सर, उनको ये टास्क दिया जाता है। सीओ साहब दोस्तों दरबार लगाते हैं और भारतीय सिपाहियों को कहते हैं कि आज हमारी फौज ने हमें हमारे शहीदों का बदला लेने का एक और मौका दिया है और ये मौका मैंने स्वीकार किया है। तब हमारे फौजी भाइयों के मन में इतना मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हमें टाइगर हिल पहाड़ी फतह करनी है। लेकिन दोस्तों टाइगर हिल पहाड़ी होती है जो एक तरफ तो पूरी बर्फ से ढकी हुई होती है और दूसरी तरफ दोस्तों 90 डिग्री के एंगल पर होती है और उसकी ऊंचाई होती है वो 17,000 फीट होती है। दुश्मन एक ऐसी जगह पर बैठा था जहाँ से वो हमारे पूरी सेना पर नजर रख सकता था और ये टास्क था जो बड़ा ही मुश्किल था। तब सीओ साहब ने अलग अलग बटालियन बनाई और एक बटालियन को बर्फ की साइड से चढ़ने का ऑर्डर दिया और दूसरी बटालियन को 90 डिग्री के एंगल से चढ़ने का ऑर्डर दिया। तभी दोस्तों योगेंद्र सिंह यादव होते हैं जिनकी उम्र मात्र 19 साल होती है, उनको और 15 सिपाहियों को जो बटालियन होती है उनको रसद और खाना आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाती है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसा शख्स होता है जो अपने दोनों साथियों के साथ 22 दिन लगातार बिना थके चलता है और मॉर्निंग में सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाना और अपने बटालियन को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। ये 22 दिन होते हैं उनके जीवन में ऐसे होते हैं तब उनको पता नहीं होता है कि कौन से दिन हमारी मौत होगी और कब हमारी मौत होगी। ये 22 दिन लगातार चलते हैं, सुबह जल्दी उठकर चलना और अपने साथियों की मदद करना। इन 22 दिनों में दुश्मन हर थोड़े समय के बाद अंधाधुंध फायरिंग करता है, गोले बरसाता है, लेकिन ये लोग उस पल को भी इंजॉय करते हैं क्योंकि इनका मानना था किसी भी काम को एंजॉय करने से शारीरिक और मानसिक थकावट नहीं आती है। तब उनकी बटालियन होती है जो दोस्तों लगभग पहुँच चुकी होती है और अंदर फायरिंग होती है। तब रात का समय होता है। सीओ साहब उनकी बटालियन को बोलते हैं आप लोग रात भर पत्थरों में पड़े रहो, सुबह आप लोगों को मैं निकाल दूंगा। और सुबह वापस हाई लेवल की मीटिंग होती है और इन्हें वापस टाइगर हिल्स का टास्क दिया जाता है। ये 2 रात और 1 दिन चलते हैं। तब दोस्तों एक ऐसी समतल जगह पर पहुंचते हैं जहाँ से दुश्मन कुछ ही दूरी पर होता है, 50 से 60 मीटर की दूरी पर होता है। तब दोस्तों सुबह का समय होता है। तब दुश्मन की आंख लग गई होती है। तब दुश्मन जब अचानक जगता है उनको लगता है कि भारतीय सेना है जो यहाँ पहुँच चुकी है और भारतीय सेना के दोनों तरफ बंकर होते हैं और दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। तब दोस्तों ये 7 लोग होते हैं जो चोटी पर पहुंच चुके होते हैं और बाकी की इनकी जो पलटन होती है जो पीछे रह जाती है, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो होता है वो टूट चुका होता है। ये 7 लोग जो पहाड़ी पर पहुंच चुके होते हैं, इनके सामने बंकर पड़े होते। तब हवलदार मदन सिंह इनको बंकरों में घुस जाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं आगे माइंस भी बिछी हुई हो सकती हैं। तब मदन सिंह कहते हैं जाओ पहले माइंस से मर जाओ। हमारे फौज में जूनियर हमेशा सीनियर के ऑर्डर को फॉलो करता है, चाहे सीनियर उनको आग में कूदने का बोलते हैं फिर भी वो बिना झिझक के आग में कूद जाते हैं। ये बात अलग है कि दोस्तों दुश्मन के पास इतना समय नहीं था कि वो माइंस बिछा सके और वो सकुशल बंकरों के पास पहुंच जाते हैं। 3 से 4 दुश्मन के जो सैनिक होते हैं उन लोगों को मार देते हैं। उस समय वो 4 से 5 घंटे लगातार युद्ध करते हैं। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होती है। भारतीय सेना के पास में गोली बारूद खत्म होने लगते हैं तो वो अपने पलटन को बोलते हैं कि हमें गोली बारूद उपलब्ध करवाई जाए। लेकिन इनकी जो पलटन होती है वो 25 से 30 मीटर नीचे होती है। इन लोगों के बीच में कनेक्शन टूट चुका होता है, नीचे से गोलियां फेंकी जाती हैं। लेकिन दुश्मन है जो टाइगर हिल के टॉप पर बैठा था
जो नजर रख रहा था, वो हमारे सेना की हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो भी देख रहा था कि नीचे से गोलियां फेंकी गई है, इस कारण वो मजबूरी में हमारी सेनाएं जो गोलियों को भी नहीं ले पाती है। तब वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग पत्थरों में पड़े रहते हैं, कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। तब दुश्मन को लगता है कि ये लोग या तो वापस जा चुके हैं या फिर इनका जो प्लान था, जो मिशन था, वो यहीं तक था। दुश्मन के 10 से 12 लोग बाहर आते हैं। तब ये लोग वेट करते हैं दुश्मन के लोगों को आने का, और दुश्मन जब एकदम पास आता है तब ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और सारे दुश्मनों को ख़त्म कर देता है। मुश्किल से 1 या 2 बचता है और वो लोग जाकर के अपने हाई कमांड को बताते हैं, और 35 से 40 मिनट के बाद में 45 से 40 लोग आते हैं और इन लोगों पर अंधाधुंध हथियारों से फायरिंग करते हैं। इन लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। तब ये लोग वापस पत्थरों में छुप जाते हैं। इनके पास एक LMG गन मशीन होती है, जिसकी लाइट के कारण दुश्मन को इनके लोकेशन का पता चल जाता है और दुश्मन इन पर बम, गोले, ग्रेनेड फेंकता है, जिनके कारण ये सारे लोग लगभग घायल हो जाते हैं, लगभग बेहोशी की अवस्था में होते हैं। और इनके जो साथी होते हैं वो तो लगभग शहीद हो जाते हैं और ये होते हैं जो घायल हो जाते हैं। तब योगेंद्र सिंह यादव ये सोचते हैं कि मैं भी आंखें बंद करके सो जाता हूँ, और चाहे दुश्मन मुझे गोली भी मारे मैं आवाज़ तक नहीं करूँगा और गोली भी खा लूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारूँगा। और दुश्मन इन लोगों के पास आते हैं और सब पर बारी बारी फायरिंग करते हैं और हमारे शहीदों की जो बॉडी होती है वो उछल उछल कर गिरती है। तब योगेंद्र सिंह यादव सोचते हैं कि अगर मुझे सीने और सर में गोली नहीं मारी गई तो आज योगेंद्र सिंह यादव नहीं मरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों को मारेगा। दुश्मन उनके सीने पर गोली मारते हैं, लेकिन भारत माता कैसे अपने लाल को ऐसे ही शहीद हो जाने देगी, ऐसे ही उसकी शहादत को जाने देगी। उनकी किस्मत होती है कि उनके पॉकेट में, उनके जेब में 5-5 के सिक्के होते हैं और गोली होती है जो उन सिक्कों पर लगती है, और उनके हृदय पर इतना आघात होता है सिक्के के कारण, उनको लगता है कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों वो मरते नहीं हैं, एक बेहोशी की हालत में होते हैं। तब दुश्मन वापस जाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि इनकी जो रैन फोर्स है उस पर भी हमला करना है। तब इनके मन में एक ही बात आती है कि अगर अब तक योगेंद्र सिंह यादव नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं, और अपने पलटन को कैसे भी करके बचाएगा। मुझे मेरी पलटन को बचाना है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। 14 से 15 गोली खाने के बाद भी दोस्तों उनके मन में ये जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा सिर्फ एक भारतीय सेना के सिपाही के मन में ही हो सकता है। और दुश्मन जब सारे चले जाते हैं तब वो रेंगते हुए जाते हैं, तो 3 से 4 मीटर ऊपर चलते हैं और वो दुश्मन के सारे कैंप, सारे नज़ारे होते हैं, उनको देखते हैं कैसे किस तरह से सारी उनकी जो मशीनें पड़ी हैं, उन्होंने जो बंकर लगा रखे हैं वो देखते हैं। और उनके मन में एक ही चीज़ होती है कि मुझे कैसे भी करके मेरी पलटन को बचाना है। लेकिन दोस्तों 19 साल की उम्र और मात्र 2.5 साल का तजुर्बा लिए योगेंद्र सिंह यादव, जिनको ये भी पता नहीं होता है कि भारत किस तरफ है और पाकिस्तान किस तरफ है, वो चलने लगते हैं बेहोशी की हालत में। लेकिन दोस्तों भारत माँ होती है, वो अपने उस शहीद लाल की मदद करने आ जाती है और उनको एक इशारे में, एक संकेत में, उनके मन में ऐसा भाव डालती है कि इस साइड तेरी पलटन है। और वो एक नाले के सहारे अपने पलटन के पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने पर भी उनको ऐसे दूर से ऐसे लगता है कि शायद ये दुश्मन का कैंप हो सकता है, लेकिन जब वो अपने लोगों को देखते हैं तब उन्हें लगता है तो भारतीय सेना के जो सैनिक होते हैं वो भागकर आते हैं और योगेंद्र सिंह यादव होते हैं उनको अपने कैंप में लेकर जाते हैं और सीओ साहब को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इस तरह से हमारा जो सैनिक है वो बचकर वापस आया है। तब सीओ साहब उनको अपने पास बुला लेते हैं और दोस्तों उनकी ऐसी हालत होती है, वो सीओ साहब को बोलते हैं सर मुझे पानी पीना है। लेकिन दोस्तों सर इतने सख्त होते हैं कि वो बोलते हैं पानी नहीं मिलेगा, लेकिन पास में एक डॉक्टर होते हैं वो उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं। तब उनकी हालत है जो थोड़ा सुधार होता है। तब सीओ साहब उनको पूछते हैं क्या तुम मुझे पहचानते हो? तब योगेंद्र सिंह यादव बोलते हैं मुझे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपकी आवाज़ को पहचानता हूँ सर। तब सीओ साहब बोलते हैं मैं तुम्हारा सीओ हूँ। तब वो बोलते हैं सैल्यूट सर। और सीओ साहब उनको पूछते हैं क्या तुम हमें कुछ बता सकते हो? तब योगेंद्र सिंह यादव बोलते हैं मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं, और अपने आंखों देखा हाल अपने सीओ साहब को बताते हैं। तब दूसरे या तीसरे दिन सीओ साहब और सारे लोग एक मीटिंग करके टाइगर हिल की पहाड़ी पर एयर स्ट्राइक करते हैं और टाइगर हिल को फतह कर लेते हैं। योगेंद्र सिंह यादव को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। 2 या 3 दिन बाद जब उनकी आंखें खुलती है तब उनको पता चलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी सेना ने टाइगर हिल को फतह कर लिया है। और उस टाइगर हिल फतह में मेरे इतने जो दोस्त थे उनकी शहादत हुई है। वो दोस्त बहुत ही रोते हैं। लेकिन दोस्तों 15 गोली खाने के बाद अगर कोई बच सकता है तो वो भारत माँ का लाल ही हो सकता है। दोस्तों अगर मेरी नज़रों में कोई हीरो है तो भारतीय सेना का सिपाही है और कोई हीरो नहीं है। आगे हम आपको ऐसी ही अनक्रेडिबल स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।